हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बचे हुए आपके केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे मैं उनका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। और जो भी रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए थे उनको आप उनके आंसर्स को आप मिला लीजिए और ज़रूरत पड़े तो सॉल्यूशन को समझ लीजिए, जो फर्दर आगे आपको हेल्प करेगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 51। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। अब देखो 51 क्या बोलता है कि इन लेसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर। मुद्दा क्या है कि ब्लड रेड कलर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड रेड कलर की बात कर रहा है। अब लेसाइन टेस्ट में ब्लड रेड कलर कौन सा बनाता है? आयरन के स्पेसीज, इसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो FeSCN माइनस, ये जो होता है ब्लड रेड कलर होता है। Fe4 FeCN का होल 6 3.X2O, दिस इज द प्रूसियन ब्लू, मतलब क्या हो गया? ब्लू कलर हो गया। NaSCN का कोई कलर नहीं होता है। और FeCN होल 5 NOS का जो है कलर वायलेट होता है। सो आंसर इसका जो हो जाएगा 51 का फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड रेड कलर यही देता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 की बात करें तो देखो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। अब अगर ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है तो ये क्या बोलता है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय दो एलिमेंट है, ए और बी है। ए जो है आपका CCP बनाता है और CCP का मतलब होता है FCC और FCC का मतलब होता है इसमें Z की संख्या 4 होता है। सो हम लिख सकते हैं दैट इज हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स A के हो जाएंगे 4। अगर मैं B की बात करूं तो B बोल रहा है कि कहाँ है सर? टेट्राहेड्रल वॉइड पे है और हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है। CCP या FCC के केस में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 होती है। और ये कह रहा है कि एलिमेंट B फॉर्म तक, ओके सॉरी, B उल्टा है, B फॉर्म कर रहा है आपका, ये B फॉर्म कर रहा है आपका CCP और A ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या टोटल FCC के अंदर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये बोल रहा है 1/3 पे रखा गया, 1/3 का मतलब हो गया 8/3 पे। तो A की संख्या जो आ रहा है वो 8/3 और B की संख्या आ रहा है 1/4। तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे A 8/3 और B 4। अब हमारे इसके हिसाब से जवाब देना है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये जो है हमारा x है और ये है हमारा y। तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? एक तो हम लोग लिख सकते हैं 8/3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया? 12/20 20/3। ये ऑप्शन है नहीं, तो ये होना नहीं है। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे? ये अरेंजमेंट का खेल है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इस वाले को, स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं। इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा B। इसको अरेंज करते हैं और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं तो A2B3 हो जाएगा। और A2B3 का मतलब है 2 का मतलब x और B का मतलब y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो हमारा इस वाले का आंसर जो हो जाएगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। तो 51 का 1 हो गया, 57 का सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब आते हैं हमारा अगला जो सवाल है वो है 59। क्या बोल रहा है? वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट को जब आपने हीट किया, और हीट किया किसके प्रेजेंस में? तो कोई ना कोई एजेंट होगा। एजेंट हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। दिस इज द सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब ये क्या बनाएगा? यहाँ से मीथेन बनाएगा, बाई प्रोडक्ट भी बनाएगा। बट हमको ये बोल रहा है, सवाल के अंदर बहुत क्लियर बोल रहा है कि सर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। तो यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना बन रहा है सर? तो 2 मोल बन रहा है। अब 2 मोल का मतलब कितना हो गया? तो 2 मोल का मतलब हो गया कि 12 4 16, 16 का मतलब हो गया 32 ग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 32 ग्राम। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 59 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 60 की बात करते हैं हम लोग। 60 की बात अगर हम लोग करें तो 60 क्या कर रहा है कि पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन है। नियोप्रीन, और नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से। अब ये मेमोरी बेस्ड है, याद रहेगा, आंसर बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। तो क्लोरोप्रीन कौन है सर? तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है आपका? क्लोरोप्रीन है, जो क्या बनाएगा? सिंथेटिक, है ना, सिंथेटिक रबर बनाता है। क्या?
नियोप्रीन। सो आंसर इज 60 का थर्ड। अब हम बात करेंगे 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल हमारा क्या होगा 61। अब देखिए 61 क्या कह रहा है, ये है कोऑर्डिनेशन का सवाल, और कोऑर्डिनेशन का सवाल हमेशा अच्छा खासा पूछा जाता है। इस बार भी 2-3 पूछ लिए गए हैं, 2 सवाल तो आपके पूछे ही गए हैं। 61 ये सवाल है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि लिगैंड इसके अंदर क्या होना चाहिए, सिमिलर लिगैंड होना चाहिए, मतलब एक ही टाइप का लिगैंड होना चाहिए, दैट इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन को एनालाइज करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा। अब देखो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 अलग अलग लिगैंड हो गए, सो ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं तो क्या है, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो। तो ट्राईऑक्सैलेटो मतलब OX का होल 3 और एल्यूमिनियम है, ये हो सकता है हमारा सर, ये हो सकता है। चार्ज वगैरह पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल, आप ध्यान दीजिएगा ऐसे, है ना। फिर अब ये हो सकता है क्योंकि इसमें एक ही टाइप का लिगेंड है, मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं हम लोग। फिर डाईएमाइन क्लोराइडो नाइट्रो। अब देखो डाईएमाइन, तो डाईएमाइन का मतलब NH3 का होल 2। फिर क्या बोल रहा है, क्लोराइडो मतलब Cl है। फिर क्या बोल रहा है, नाइट्राइटो N, मतलब नाइट्राइटो N का मतलब हो गया NO2। सर आप देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग लिगैंड हो गया, तो ये भी हेट्रोलेप्टिक हो गया, ये हेमोलेप्टिक होगा। चौथे वाले ऑप्शन को हम लोग एनालाइज करते हैं। क्या बोल रहा है, पेंटाएमाइन, यस दिस इज द पेंटाएमाइन। फिर क्या बोल रहा है, कार्बोनेटो 2 अलग अलग लिगैंड आ गए, तो ये भी हेट्रोलेप्टिक होगा। सो आंसर इज फाइनली आपका सेकंड हो जाएगा। 62 की बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये बोल रहा है कि स्टेबिलिटी फैक्टर को चेक करना है और सही रिलेशन डिसाइड करना है। तो दुनिया का हर एक इंसान जानता है कि TLII जो है ये बनता है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, और TLII3 जो है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये तो बनता ही नहीं है, ये बनता ही नहीं है। तो स्टेबिलिटी की बात कर लें तो ये सीधा सीधा है आपका TLI और TLI3, और NCERT का लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ भी है कि एक्सेप्ट TLI3, है ना, ये NCERT का लाइन भी है। सो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा 62 का फर्स्ट। 62 के बाद हम लोग बात करते हैं, वो है हमारा 64। अब 64 क्या कहता है, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर द मास ऑफ द रिएक्शन। देखिए ये कैल्सिनेशन एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग 1200 केल्विन पे हमने हीट किया है और CaO प्लस CO2 बना करके दे दिया है सर। अब लाइमस्टोन कितना लिया गया है, तो 20 ग्राम ऑफ 20%, 20 ग्राम ऑफ 20% का मतलब हो गया 4 ग्राम, ये हो गया। अब इस 4 ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, तो ध्यान दीजिए कितना बनेगा सर, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सवाल क्या है, क्या सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है सवाल में। तो देखो 100, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम, और ये कितना होगा 44 ग्राम। तो 44 ग्राम बन रहा है 100 से, तो 1 से कितना 44/100, तो 4 से कितना बन जाएगा इतना, मतलब हो गया 176/100, मतलब हो गया 1.76 ग्राम। सो इस वाले का आंसर जो हमारा हो गया वो थर्ड आंसर हो जाएगा 64 का। 65 देखिए, कहता है हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट, एसर्शन रीजन सवाल है जो हमेशा पूछ रहे हैं, अब तो नए पैटर्न में लगातार सवाल आ रहे हैं। हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus। यस, कहता है 2 चीज़, अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है ऑक्सीजन लेकर करके, या समुद्र के नीचे आपको गोता लगाना है ऑक्सीजन लेकर करके, तो उसमें क्या होता है कि अब नाइट्रोजन के जगह पर हीलियम का यूज किया जा रहा है, ऊपर जाइए या नीचे जाइए, है ना, दोनों कंडीशन में हीलियम का यूज किया जा रहा है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के, जिससे कि हमारा ब्रीदिंग अच्छा हो। तो ये असर्शन हमारा सही है। अब कहता है हीलियम हैज़ द हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, नो, अगर ऑक्सीजन में हाई सॉल्युबिलिटी होगा तो ब्लड में भी हाई सॉल्युबिलिटी होगा, ये गलत है। हीलियम जो होता है वो हमारे बॉडी में हाई सॉल्युबिलिटी नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, या यूं कहो लेस सॉल्युबल होता है। तो रीजन हमारा रॉन्ग है और असर्शन हमारा करेक्ट है।
तो assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, सो आंसर इज 4, 65 का आंसर क्या हो गया हमारा 4 हो जाएगा, 65 का आंसर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं 67, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। आपको पता है कि हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का मतलब होता है कि जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो, एक ही स्टेट में हो, मतलब पूरे रिएक्शन के पास सिंगल फेज हो, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। और अगर रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अगर दोनों डिफर कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, मतलब एक से ज्यादा फेज। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। भाई ये तो हैवर प्रोसेस का रिएक्शन है कि अमोनिया बनाना है, तो डाइनाइट्रोजन और डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन। अब देखो 67, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि N2 है, H2 है, अमोनिया बनाना है सर, आयरन आपने दिया है सर, आपने पढ़ा है, और आयरन सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, तो ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में चला गया। मतलब फेज की संख्या अगर इसके अंदर देखोगे तो 2 फेज आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का आंसर, ये फर्स्ट। बाकी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो यह सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि SO2 का कन्वर्शन SO3 में हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, यही बात यूज कर रहा है। अब ये वर्ड यूज कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब साथ में ऑक्सीजन आएगा, ये भी गैस वाले फॉर्मेट में होगा, तो सारे के सारे एक ही फेज के अंदर है और एक फेज के अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये होमोजेनियस है, तो ये नहीं होगा। थर्ड वाले में देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। ये आपको पता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर या इन्वर्शन ऑफ केन शुगर ये होमोजेनियस में आता है। और डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ओजोन गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, दोनों सेम फेज में आएगा, मतलब सिंगल फेज, सो होमोजेनियस कैटालाइसिस। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का दोनों का अलग अलग है, जिसके वजह से रिएक्शन में हमारे 2 फेजेस डिफाइंड होते हैं, और जो रिएक्शन में एक से ज़्यादा फेज मिलता है वही हेटेरोजेनियस होता है। तो यहाँ पर 2 फेज है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमारा अगला सवाल देखा जाए तो है 68 बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ का सवाल है और ग्राफ आपको चेक करना है। बॉयल्स लॉ का सवाल है, ग्राफ आपको चेक करना है। फर्स्ट ग्राफ है P और T के बीच का है, तो P और T के बीच का है और बोला गया है कि करेक्ट, इसमें ढूंढना है करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है। तो देखिए इस ग्राफ को कुछ ऐसे दिया गया है सर, V3, V2 और V1, और ऑप्शन क्या है, V1 लेस देन V2 लेस देन V3। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर दिया हुआ है P और V के बीच का ग्राफ कुछ ऐसे बना करके दिया हुआ है, दिस इज T1, T2 और T3, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन में क्या है सर कि थर्ड ऑप्शन में है P और ये दिया है 1/V, ये कुछ ऐसा गया है, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, T2, T1, और चौथा जो है हमारे पास वो P है और ये 1/V है। ये ग्राफ कुछ ऐसे दिए हुए है ना, T3, T2 और T1, और ऑर्डर क्या है सर, T3, T2 और T1। चलिए तो हम दूसरा पेन यूज करते हैं, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है इसमें। इस वाले में अगर हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन हमारा सही है और कौन हमारा गलत है। तो ऐसा करते हैं कि P को हम अगर कांस्टेंट बनाते हैं तो क्या आता है, ये कुछ ऐसा कंडीशन में आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन है तो V3 के लिए T3 हो जाएगा, V2 के लिए T2 हो जाएगा, और V1 के लिए T1 हो जाएगा। एक मिनट,
विच अमंग द बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो यहां से T3 बड़ा है, T1 सबसे छोटा है, लेकिन V और T के बीच का रिलेशन है, ये चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, ये चार्ल्स लॉ को है, ग्राफ है देखिए हैमिल्टन लॉ का है, और मांगा क्या है, बॉयल्स लॉ है, इस वजह से ये है, ये अपने आप में सही है, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर गलत है। इस वाले को देख लेते हैं, फिर से यहां देखिए आप, इस वाले को अगर हम लोग मैच करें, ये T1 है, T1 के लिए V1 हो जाएगा, T2 के लिए V2 हो जाएगा, और T3 के लिए V3 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कि V1 बड़ा है, V और T में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू T। अब अगर V प्रोपोर्शनल टू T है, यहाँ तो लगाए हम लोग चार्ल्स लॉ, लेकिन ग्राफ है हैमिल्टन लॉ का, इसलिए हमने काटा, क्योंकि मांगा है क्या, बॉयल्स लॉ, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, V1 है, V2 है और V3 है, तो अगर हमारा V बढ़ रहा है तो T भी बढ़ना चाहिए, यूं बोलिए कि T बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से T1 सबसे बड़ा, T2 और ये T3, तो भाई ये साहब भी गलत हो गए, हमारे कहानी खत्म है। इस वाले में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम V को फिक्स कर ले, 1/V या V बोलो को फिक्स कर लेते हैं, तो ये हमारा आता है P1, ये आएगा P2, ये आएगा P3, तो ऑर्डर मिल गया P3, P2, P1 का ऑर्डर, और P प्रोपोर्शनल टू T चलता है, तो P प्रोपोर्शनल टू T के लिए क्या लिखेंगे, T3, T2 और T1, T3, T2 और T1। ठीक है, अब एक यहाँ ये भी है, अच्छा, और एक ऑप्शन यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं पहले। अब यहाँ क्या मिल रहा है सर, यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि 1/V को अगर हम फिक्स करें, है ना, तो 1/V को फिक्स करें। अब देखो यहां से ये हमारा T1 है, तो ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। अब क्या हो जाएगा कि P1, P2 और P3, और P3 के लिए T3, T2 और T1। अब सवाल फिर से फंसाया आपको, ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, लेकिन भाई साहब ये बात है कि बॉयल्स लॉ के लिए P और V, P इज इक्वल टू K इंटू 1/V जब भी आप लिखते हैं, तो ग्राफ जो चलता है वो Y इज इक्वल टू mx के हिसाब से चलता है, और Y इज इक्वल टू mx का हिसाब का मतलब है लीनियर। सो आंसर ये भी गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड वाला। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक्सप्लेनेशन लेना है, क्योंकि बहुत बारीकी से इसमें एनालिसिस था। चलिए 68 का ऑप्शन हो गया थर्ड। अब हम लोग आते हैं 69। अब देखिए 69 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कॉलम है, लिस्ट का सवाल है, कोक है, डायमंड है, फुलेरीन है, ग्रेफाइट है। केज स्ट्रक्चर कौन बनाता है सर, फुलेरीन बनाता है। केज स्ट्रक्चर फुलेरीन बनाता है, मतलब C का 4 एक ही ऑप्शन है, नंबर 4। आंसर क्लियर हो गया। अब चाहो तो मिला लो। कोक रिड्यूसिंग एजेंट, यस। मेटल ऑक्साइड को मेटल, इम्प्योर मेटल या मेटल में प्राप्त करने के लिए इन द सेक्शन ऑफ मेटलर्जी हम लोग कोक का यूज करते हैं। A का 3 हो जाएगा, C का 4 हो गया। डायमंड क्या बनाएगा सर, तो डायमंड का हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, डन। तो B का 1। और ग्रेफाइट क्या होता है, ड्राई लुब्रिकेंट होता है ना, बड़े बड़े मशीनरी टूल्स में इसका यूज किया जाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब 70 देखिए क्या कहता है 70, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। भैया ये तो संभाल ही नहीं है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, तो ए गलत हो जाएगा। और मांगा क्या है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट, ए गलत है, तो ए गलत है। ए जहां जहां है वो आंसर को आप छाड़ दीजिए, तो 4th वाला ऑप्शन खत्म। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यस ये सही है। तो बी जहां जहां है उसको रखिए, बाकी को छाड़ दीजिए, तो तीसरा भी छट जाएगा। अब बचेगा क्या, डी वाला। तो क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली, हाँ डी वाला ऑप्शन पहले देख लेते हैं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है, न्यूक्लियस का मतलब पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन है,
और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो डी वाला भी कैंसिल। चलिए, तो ए गलत स्टेटमेंट है, डी गलत स्टेटमेंट है, बी सही है। फिर कहता है ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट है, आइसोटोप एक फॉर्म दिखा रहा है, बट एटम तो सब एक जैसे हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इसलिए कह सकते हैं या कहते हैं कि ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 70 का जो क्वेश्चन चल रहा था, फर्स्ट वाला गलत है, बी सही है आपका, सी सही है, तो बी भी सही है, सी भी सही है। सेकंड वाले ऑप्शन में ए है, कैंसिल हो गया। फोर्थ वाले ऑप्शन में ए है, कैंसिल हो गया। डी वाला ऑप्शन गलत था, थर्ड वाले में कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा, 70 का फर्स्ट। चलिए, पांचवा ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एज एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। डाल्टन साहब ही वो पहले साइंटिस्ट थे मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से जिन्होंने बोला था कि मैटर का जो सबसे अल्टीमेट या सबसे छोटा पार्टिकल है एटम है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है सर, 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, बी, सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। ये तो मेमोरी बेस्ड है, ट्रांकुलाइजर है, मेडिसिन है, मेमोरी बेस्ड है सर। बारबीट्यूरेट्स का एग्जांपल, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द बारबीट्यूरेट्स। तो वेरोनल, वेरोनल, वेरोनल है ना, वेरोनल जो है बारबीट्यूरेट्स का एक पार्ट है, ट्रांकुलाइजर है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोरी बेस्ड है। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो सुनेंगे, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। कहता है हैवी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो यस, हैवी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, मतलब क्या हो गया कि उस मेटल से हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, सो उसको डिस्प्लेस करेगा और ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, मेटल बाहर आ जाएगा। तो ये वाला सही है दिया हुआ, और मांगा क्या है, नॉट करेक्ट। मतलब ए ऑप्शन जहां जहां है उसको आप हटा दीजिए, तो पहला जो ऑप्शन है वो नहीं रहेगा। फिर कहता है हैवी वाटर यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। यस, हैवी वाटर का यूज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं, याद करो ऑर्गेनिक में भी करते हो, प्लस न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन को कंट्रोलिंग वगैरह में भी हम लोग DTO का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म तो है ही है, तो ये भी सही है। तो बी वाला सही है स्टेटमेंट। तो बी वाला जहाँ जहाँ ऑप्शन है वो हटा दीजिए। तो भैया बन गया, आंसर कट गया हमारा। ये पहला कैंसिल हो गया था, सेकंड कैंसिल हो गया, थर्ड कैंसिल हो गया, तो बचा फोर्थ वाला। एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं इस सवाल को। पढ़ लेते हैं एक बार सवाल फिर से आगे। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम, यस, सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स। ऑयल्स मतलब क्या, ओलिफिन, अल्किन, और सैचुरेटेड फैट्स का मतलब क्या है, पॉलीमेरिक एल्केन फॉर्म, जो ओलिफिन से बनाया जाता है हाइड्रोजनेशन के थ्रू, पॉलीमराइजेशन होता है वहाँ पे। तो वो क्या है सर, हाइड्रोजन का यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं। सो ये वाला भी आपका क्या है, सही है। फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लोएस्ट एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। नहीं, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, न्यूक्लियस के क्लोज में है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सबसे स्ट्रांग लगेगा क्योंकि साइज सबसे छोटा है एंड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द फर्स्ट ऑर्बिट। सो वहाँ पर जो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ये दे रहा है कि कम होगा और होना क्या चाहिए, ज़्यादा। फिर कहता है हाइड्रोजन रिड्यूसेस द ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट मोर रिएक्टिव देन आयरन। नहीं, आयरन के ऊपर, अब हाइड्रोजन से ऊपर आयरन है और आयरन के ऊपर, तो जो मोर रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को हटाएगा नहीं, हाइड्रोजन हट जाएगा उससे, हाइड्रोजन को वो नहीं हटा सकता। तो डी और ई ऑप्शन जो होगा क्या होगा हमारा, क्वेश्चन के हिसाब से एक गलत स्टेटमेंट है, सो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। ये सब स्टेटमेंट का इसलिए बोर्ड पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आगे कहता है अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। यस सर, 1' पोजीशन ऑफ शुगर, शुगर के 1' पोजीशन पर जो बेस का अटैचमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये भी एकदम सही है। ये सब याद रहेगा तो फटाफट बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। फिर कहता है कि न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड। नहीं, फास्फोरस एसिड नहीं,
फॉस्फोरिक एसिड, जहां फॉस्फोरिक लिंकेज बनता था दो चेन के बीच में, तो फॉस्फोरिक लिंकेज चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4। फिर है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामोलिकुलर फोर्स, तो ये तो आप देखिए एनसीईआरटी के गैसेस स्टेट में भी लिखा हुआ है और इसके बहुत बड़े एप्लीकेशंस भी आपको याद होगा। तो सीधा सीधा है कि सर इंटरमोलिकुलर फोर्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है। कोवैलेंट फोर्स जो है, कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी को छोड़ करके सब क्या हो जाएगा, ए बी सी इज द करेक्ट, सो आंसर इज 4th। 78 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा समझाने लायक है, इसको थोड़ा सा समझाते हुए बात करेंगे हम लोग। 78 अगर हम 78 की बात करें तो 78 क्या कहता है? 78 कहता है इन द रिएक्शन, असर्शन क्या है, असर्शन रीजन है गुड, डेल आर जी। असर्शन जो है वो बोल रहा है कि डेल आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यस, ये वाला सही है सर। रीजन क्या है सर? ई सेल क्या है? ई सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल आर जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आप लोग याद कीजिए, आपने पढ़ा है ये तो सीधा सीधा है सर। सेल पोटेंशियल जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो साइज पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी साइज पर, मटेरियल के साइज पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो नहीं डिपेंड करता है मास और साइज पे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अमाउंट, मास नहीं अमाउंट। ये एक एनर्जी है और एनर्जी अमाउंट और साइज पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है, तो ये तो भी सही है और ये भी सही है। अब थोड़ा यहां से देखिए, ये देखिए अमाउंट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा और ये जैसे जैसे बदलेगा ये भी तो बदलेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन भी सही जा रहा है हमारा। तो जब एक्सप्लेनेशन सही जा रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाना है? हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो सही है हमारा 78 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, 78 का 2। 80 नंबर पे आते हैं। कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैग्नीशियम प्लेज रोल इन द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरनल न्यूरल ट्रांसमिशन। नहीं, जब जब न्यूरो वर्ड आए ना, कैल्शियम को पकड़ लो। न्यूरो मतलब कैल्शियम, तो न्यूरो का मतलब कैल्शियम, मतलब मैग्नीशियम नहीं आएगा, खत्म हो गया। मैग्नीशियम और कैल्शियम का डेली रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को कितना है सर? तो 0.2 to 0.3 ग्राम है। यस, ये सही है। फॉस्फेट ट्रांसफर में कौन सा मेटल यूज होता है? मैग्नीशियम यूज होता है, कैल्शियम नहीं। कैल्शियम न्यूरो ट्रांसफर में आता है और फॉस्फेट ट्रांसफर में मैग्नीशियम जाता है, तो थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत है। बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। नहीं, बोन तो चेंज होता है, मटेरियल चेंज होने वाला मटेरियल है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 80 का 2। 80 का 2। 82 देखिए, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड है, इसलिए मैं जो बात कर रहा हूं वो थोड़ा सा स्टेटमेंट वे में ही बात कर रहा हूं। असर्शन रीजन फिर से है, कहता है मेटालिक सोडियम डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डबल सॉल्यूशन। तो याद करो कि X + Y अमोनिया जो है ये अमोनिएटेड सॉल्यूशन बनाता था और ये अमोनिएटेड सॉल्यूशन बनाता है, अमोनियाकल सॉल्यूशन बनाता है, और जिस मतलब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए आप NH3Y आपने पढ़ा होगा, ये आप प्लस इधर से सोडियम वाला पार्ट दूसरा जो पार्ट आ जाता था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। तो ब्लू कलर होता है सर, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। क्या इस वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये एमाइड की वजह से बन रहा है? नहीं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द डीप ब्लू सॉल्यूशन कलर, एंड चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक भी होगा, और अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा इसका मतलब है रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो आंसर इज 4। 81 नंबर पे आते हैं। कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैग्नीशियम प्लेज रोल इन द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरनल न्यूरल ट्रांसमिशन। नहीं,
84। अब ये भी एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन है। देखिए क्या बोलता है कि स्टेबिलिटी जो है, अगर कुछ भी हमको नहीं पता है तो ये तो पता है ना कि हम लोग Cu2+ का ही हमेशा कंपाउंड पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, Cu+ का नहीं Cu2+ का ही ज़्यादा पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में Cu2+ एग्जिस्ट करता है और एक्वस सॉल्यूशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? हाइड्रेशन इंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। सो आंसर इज 4, आंसर इज 4। 85। फिर से असर्शन रीजन है ना। और रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 होता है तो नहीं, एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं होता है। फिर कहता है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। यस, जैसे आपने पढ़ा होगा एक ग्राफ, ये सवाल है 85 का, जो आप ग्राफ पढ़ते हो कि ऐसे कुछ ऐसे ले जाते हो, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और इतना एनर्जी हमने गेन किया, तो ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी और ये एनर्जी जो पहले से था, इस दोनों को मिला करके हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो एनर्जी गेन करता है जिसकी वजह से वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे जाता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 85 का फर्स्ट, क्योंकि असर्शन गलत है, रीजन क्या है? सही है। अब हम लोग आ जाते हैं, सवाल है हमारा 88। अब देखिए 88 क्या बोल रहा है कि 88 का जो सवाल है ना, ये है आयरन का सवाल, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में जो रिवर्बेटरी फर्नेस या फिर आप लेते हो ब्लास्ट फर्नेस, उसमें जो टेम्परेचर का रोल है, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ ना, मैं याद रखता हूँ 800 का बाउंड्री, जो 800 का पहले है और एक 800 के बाद है। अब इसी को अगर तोड़ के लिखोगे तो 500 से 800 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे को लिखोगे तो 900 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। और इतना बात हमको नहीं याद रहता है तो ये बात पकड़ के रखो कि 800 के पहले और 800 के बाद। अब 800 के पहले जो टेम्परेचर पर आता है वो Fe2O3 आता है, Fe3O4 आता है। ये सब जो है ना कार्बन, इन सब का क्या होता है? स्मेल्टिंग होता है, इन सब से कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है। और इस वाले में क्या होता है सर? इस वाले में एक तो आ जाएगा आपका CaO आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या डालते हैं? बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, जिसमें से कैल्शियम ऑक्साइड जो आता है वो SiO2 से मिलकर के स्लैग बना लेता है। जैसे SiO2 के साथ CaSi3 है ना, ये स्लैग बना लेता है, ये भी होता है इसके अंदर। फिर क्या होता है सर कि ये जो ऑक्साइड बनता है वो CO से रिएक्शन कर लेता है और ये भी बना देता है Fe+CO2। और साथ में कुछ कोक वगैरह जो रहते हैं वो भी रिएक्शन कर जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो ये सही है, ये गड़बड़ है। तो हमारा सवाल है कि 900 से 500, सॉरी केल्विन ना, केल्विन याद रखिए, केल्विन ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 900 से 1500 केल्विन है और यहाँ 500 से 800, मतलब 800 का बाउंड्री पकड़ के रखिए। तो करा है कि 900 से 500 1500 केल्विन, 500 बार मैं बोल रहा हूँ, 1500 केल्विन। 1500 केल्विन के हिसाब से कौन हो जाएगा सर? तो ये तीनों होगा, ये नहीं होगा, मतलब Fe3O4 और Fe2O3 नहीं आएगा। सो 88 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। उसके बाद हमारा जो सवाल है 91, देखिए 91 का जो सवाल है वो क्या है सर? ये है प्यूमिस स्टोन। अब मुझे एक बात बताइए, प्यूमिस स्टोन है क्या? तो प्यूमिस स्टोन जो है एक इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। अब इग्नियस रॉक है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे सॉइल के अंदर कैसे होल होता है, मेहनसा छोटा छोटा टैनी होल होता है, ठीक उसी तरह से इग्निशियस रॉक का होता है। इग्निशियस रॉक कैसा होता है? सॉलिड होता है, जिसके अंदर क्या होता है? गैस रखा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? गैस डिस्पर्स्ड फेज। और ये जो रॉक हो गया वो क्या हो गया? डिस्पर्सन मीडियम, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? अब सॉलिड के अंदर गैस का जाना, दैट इज द सॉलिड सोल कहलाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा 91 का? 4। अब आते हैं 92। अब 92 की जरा बात कर लेते हैं हम लोग।
अब 92 की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक आपका स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब इस बार जो है ना स्टेटमेंट खूब पूछा है, जम के पूछा है सवाल में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, अगेन मांगा है इनकरेक्ट, कौन गलत है। ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट द स्कैंडियम फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड, डाइवैलेंट ऑक्साइड है ना, विच आर आयनिक, यस स्कैंडियम इनवैलेंसी शो करता है और यहाँ डाइवैलेंट है, मतलब स्कैंडियम जो होता है ना डाइवैलेंट ऑक्साइड नहीं बनाता है, बाकी 3D सीरीज के सारे मेटल जो हैं वो डाइवैलेंट ऑक्साइड बनाते हैं। सो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है सर, तो ये नहीं होगा। अब ये जिसमें जिसमें है वो आंसर कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड वाला आंसर कैंसिल हो जाएगा। फिर कहता है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन द ट्रांजिशन मेटल इज अटेंड इन SC2O3 to Mn2O7। यस सही है, ये तो ठीक है। ये +7 तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से जा रहा है, +3 से +7 तक जा रहा है, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, तो ये वाला भी सही है, बट क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं होगा। स्टेटमेंट इज द करेक्ट बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। सो हमारा क्या होगा, बी जहाँ जहाँ है वो कैंसिल, तो छट गया आंसर हमारा हो गया सी एंड डी। पढ़ लेते हैं हम लोग, सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, और सी वाला ऑप्शन हमारा क्या बोलता है, सी वाला बोलता है कि बेसिक करेक्टर जो है इंक्रीज होता है, तो B2O3 है, B2O5 है और B2O5 है, और ये बोल रहा है बेसिक कैरेक्टर। अब बता दो कि बेसिक कैरेक्टर जो है ये +3 है, ये +4 है, +5 है, ये बोल रहा है बढ़ता है। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब ये गलत है, इसका ऑर्डर जस्ट उल्टा। अगर बेसिक कैरेक्टर में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और एसिडिक कैरेक्टर में लिखेंगे तो सबसे ज्यादा ये होगा और सबसे कम ये होगा। सो सी वाला स्टेटमेंट तो गलत है सर, मतलब आंसर तो हम लोग पहले ही छाट चुके हैं फोर्थ वाला। और फिर हम लोग देख लेते हैं डी वाला ऑप्शन, B2O5 डिजॉल्व्स इन एसिड। ओके, कहता है V2O4 जब एसिड के अंदर डिजॉल्व करेगा तो ये बनाता है VO2 माइनस बनाता है, 2 प्लस बनाता है, ठीक है। और जब V2O5 जब एसिड में जाता है तो ये बनाता है VO4 3 माइनस बनाता है। आंसर सामने है, ये बोल रहा है कि V2O4 को अगर एसिड में घुलाएंगे तो VO3 बनाएगा, नहीं सर V2O5 बनाता है, V2O4 तो VO2 प्लस बनाता है। सो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों सही है। सो आंसर आज आपका सी और डी होगा। एंड CRO इज बेसिक, CR2 इज एम्फोटेरिक, यस ये भी सही है स्टेटमेंट है, बट क्वेश्चन के हिसाब से सी एंड डी होगा। 94, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 इज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है सर, जैसे ये बोल रहा है सवाल में, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल दे रहा है कि ये है हमारा, और आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस कॉर्नर पे होता है, ठीक है। और FCC के एक यूनिट सेल से कितने पर, तो आपको याद होगा कि ये 1/4 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज कॉर्नर पे, सेंटर पे 1/4 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 94 का 4 हो जाएगा। 95 मोस्ट स्टेबल, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी याद कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो डिपेंड करता है, एक तो चिलेशन पे डिपेंड करता है सर, दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और स्ट्रेंथ पर अगर चिलेशन भारी पड़ता है, चिलेशन 5 या 6 मेंबर रिंग का बनना, चिलेशन कौन देगा, जो आपका बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड जो लिगेंड होगा वही चिलेशन देगा। अब 95 के ऑप्शन में देख लीजिए, EN है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड कोबाल्ट के साथ क्या बना के देगा, 5 मेंबर रिंग बनाएगा, चिलेशन देगा, और जहां चिलेशन होना है वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। सो आंसर 95 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 97, कहता है द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडी लीड टू द एट्रोफिकेशन। नहीं, जब वाटर सोर्स जैसे पॉन्ड है, नदी है, तालाब है,
उसके अंदर जब हमारा पॉल्यूटेंट जाता है या कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है या कोई कंपाउंड जाता है, तो वाटर के अंदर के न्यूट्रिएंट को यूज करता है। यूज करने का मतलब है क्या कि वो न्यूट्रिएंट एफिशिएंट वाटर का यूज करता है। वाटर बॉडीज होते हैं जो वाटर के अंदर के ऑक्सीजन लेवल को घटाता है लगातार, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और सवाल में क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं, न्यूट्रिएंट एफिशिएंट वाटर बॉडी। सो स्टेटमेंट 1 गलत। स्टेटमेंट 2, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज। यस सर, पानी के अंदर ऑक्सीजन का घटना इज द यूट्रोफिकेशन, और ये किसके द्वारा, जो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं उसके द्वारा यूज हो रहा है। सो हमारा स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, ऑप्शन फर्स्ट 97 का फर्स्ट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 100। अब 100 जो है ये भी आपका लिस्ट वाला है, मैचिंग वाला सवाल है। और ये अगर मैचिंग वाला सवाल है तो इस सवाल को थोड़ा अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो इस सवाल में क्या है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो आप यही प्लॉट करते हो, परऑक्सो, दिस इज द परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सो का मतलब है परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड का क्या बोलता है सर, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से देने के लिए स्ट्रक्चर, देखो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर प्लॉट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू द शेप प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है H2S2O7, H2S2O7 इज द पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और डी है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या मिल रहा है सर। कहता है फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है 2 सल्फर और OH बॉन्ड, 2 सल्फर OH बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। 4 एसो बॉन्ड होना चाहिए, 4 एसो बॉन्ड, इसमें 4 एसो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसमें भी 4 एसो डबल बॉन्ड है, ये भी है। फिर कहता है 1 SOS बॉन्ड, SOS बॉन्ड एक है, मतलब C वाला जो मिलेगा वो फर्स्ट वाले से मिलेगा, C वाला जो मिलेगा फर्स्ट वाला। एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन थर्ड। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन थर्ड है, लेकिन तब भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक बार मीट कर लेते हैं, चीज़ों को मिला लेते हैं। सेकंड बोलता है 2 SOH बॉन्ड, तो देखो इसमें 2 SOH बॉन्ड है, इसमें भी 2 SOH, इसमें भी है और इसमें भी है। एक SO बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाला, एक ही SO डबल बॉन्ड है, ये मतलब डी का ऑप्शन हो जाएगा, ये मैच करेगा सेकंड वाले से। फिर कहता है 2 SOH बॉन्ड, अगेन 2 SOH, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों में देखते हैं। और 4 SO डबल बॉन्ड, ये वाला हो गया, मतलब ये हो गया थर्ड वाला, और 2 SOOS बॉन्ड है ना, और जो बच गया वो आपका हो जाएगा 4 नंबर। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज 3। सो ये आपका इस तरह से क्या हो गया, आपकी केमिस्ट्री के टोटल सॉल्यूशन आपको दे दिए गए हैं। अब आप लोग आंसर मिला लीजिए। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि आपका होप सो अच्छा ही एग्ज़ाम गया होगा। अगर अच्छा नहीं किया होगा तो थोड़ा मेहनत और करेंगे, मेहनत कर करके अपने गोल को अचीव करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल है, आपका लाइफ है ना। एंड फॉर योर फ्यूचर बेस्ट ऑफ लक, है ना। आप ज़िंदगी में अच्छा करें।